नमस्कार, मैं सुस्मिता मुखर्जी बुंदेलखंड के खजुराहो के पावन भूमि से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिनेमा जगत के कुछ अनकही किस्से सिर्फ आपके लिए। 7th edition of Khajuraho International Film Festival. So join me in conversation as I talk to these incredible men and women, all behind the screen. See you there. रवि जी नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप इतनी दूर आए हमारे लिए। ये रियली हमारा सौभाग्य है। और दूसरा सौभाग्य है कि हमारा इस साल 7th खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये जो किफ कॉन्वर्सेशन है इसका शुरुआत आपसे हो रही है। सो बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे भी आभार बोलना चाहिए आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत प्रख्यात, बहुत बड़ा फेस्टिवल है और मुझे नहीं लगता कि पूरे दुनिया में ऐसा कोई फेस्टिवल कहीं भी होता होगा। जितना मैंने सुना, जितना मैंने यूट्यूब से जाना है, लोगों से जाना है, और मैं कई फेस्टिवल्स में गया हूँ, लेकिन मैंने ऐसा फिल्म फेस्टिवल तो कहीं नहीं देखा। मतलब पूरे ग्लोब में ये एक ही फिल्म फेस्टिवल है जो हमें खींच के लाया। सो ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इनवाइट किया और राजा भाई ने मुझे इनवाइट किया, और आई वॉज सो थ्रिल्ड कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ एक फिल्म फेस्टिवल में कि जो मैं देख के ही होता है ना, आदमी खुश होता है। कई कई हम अवॉइड करते हैं कि ठीक है यार, इट्स वन ऑफ द फेस्टिवल, पर ये वैसा नहीं था। मतलब 2 रात से सोया नहीं हूँ आने से पहले कि जाना है सो यू नो, और प्रिपरेशन और तो ये सब चीज़ें बताता है कि बट हम बहुत खुश है रियली खुश है, क्योंकि आप अभी हम बात कर रहे थे 350 फिल्में की है। मतलब आपकी फिल्मोग्राफी, इसीलिए ना रवि जी, मैं जो गूगल में अवेलेबल है उसके बारे में मेरा पूरा आपके ऊपर रिसर्च है, पर मैं ये कुछ नहीं बोलने वाली, क्योंकि ये तो कोई भी बच्चा आपको गूगल कर लेगा। आज के बच्चे में अगर कुछ पूछना है रवि दीवान जी कौन है, तो इमीडिएटली मैं आपके साथ चर्चा करना चाह रही हूँ कुछ दूसरी बातें। जैसे यू हैव अ फिल्मोग्राफी ऑफ 350 फिल्म्स, एंड इसमें दिखा है कि यू स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट और मशाल फिल्म में, और उस टाइम से लेके आज तक यू हैव बीन अ प्रोलिफिक and the most in the industry, one of the top persons in your line. उस टाइम पे और आज के टाइम पे जो डिजिटल बच्चे हैं हमारे, आप इनको क्या बताएंगे आपके अनुभव के हिसाब से? आपके जो अनुभव है 350 फिल्म्स करने और आज तक का जो टाइम है, ये डिजिटल बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे? गूगल कभी कभी गलत भी हो सकता है। अच्छा। मेरी शुरुआत एज असिस्टेंट नहीं हुई थी। अच्छा। मेरी शुरुआत हुई थी 1975 में, और मैं तब एक जूनियर आर्टिस्ट था, जिसको हम एक्स्ट्रा बोलते हैं। तो 3 साल मैंने बेसिकली वो किया पहले। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये इसमें कुछ है नहीं, मज़ा नहीं है, ना स्कोप है। मतलब ये मैं 60 साल तक भी करता रहूँगा तो जूनियर आर्टिस्ट ही रहूँगा। पर आप बम्बई में थे? आप बम्बई में आपकी परवरिश में? अच्छा, यू आर बॉम्बे पर्सन। या बॉर्न एंड बॉट अप जी। तो मैंने 78 में फिर मैं स्टंटमैन बना। तो मेरे गुरु थे रवि खन्ना जी और शेट्टी साहब जो गंजे थे, रोहित शेट्टी जी के फादर। तो फिर उनके साथ मैंने काम शुरू किया, और धीरे धीरे कुछ घर की समस्याएं ऐसी आ गई थी, गरीब फैमिली से थे, तो मेरे डैड गुजर गए थे 85 में, और उस वक्त काम जो था बहुत डेंजरस हुआ करता था, क्योंकि सारे स्टंट रियल होते थे। तो हम जब रियल स्टंट करते थे तो कांच में से कूदना तो कांच रियल होती थी, बॉडी में फायर लगाना है तो फायर रियल होता था, अगर ऊपर से कूदना होता था तो हम वो नेट में पहला कूदते थे, फिर अंग्रेज़ों ने वो बॉक्सेस लाए थे, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, तो 100 फीट से हमने जंप लगाई है, तो वो डेंजरस होता था। तो कोई भी हॉर्स फॉल्स रियल होते थे उस टाइम, तो कोई भी स्टंट ले लो वो डेंजरस ही होता है और होता था।
तो वो वहाँ से जब शुरुआत हुई और डैड गुजर गए, तो फिर मैंने सोचा कि अब मेरी 2 बहनें हैं और मैं हूँ, तो अब ये रिस्क में, तो मैं 86 में मैं स्टंट डायरेक्टर बना। अच्छा। तो क्योंकि हमारे एसोसिएशन के लॉ के हिसाब से स्टंट डायरेक्टर जब आप बन जाते हो तो फिर आप असिस्टेंट या डुप्लीकेट या स्टंटमैन नहीं कर सकते। तो मैंने एक रिस्क लिया लाइफ का, जुआ खेला, और लकीली फिर मुझे एक मेरे दोस्त थे मज़हर खान, तो उन्होंने वो मुझे जीनत के जो शौहर थे, जीनत अमन के शौहर मज़हर खान, वो जी जी जिन्नत जी अमान जी जी के जी शौहर। जी। तो मैं जानता नहीं था डायरेक्टर को या किसी को, पर उनके दोस्त थे, और उनके साथ मैंने एक छोटा सा एक्शन सीक्वेंस ऐसे ही शूट किया था, बहुत छोटी फिल्म थी। तो वो मेरे दोस्त बन गए उस वक्त से, और फिर उन्होंने पंकज पराशर जी डायरेक्टर थे, और उनको कहा कि यार यू मस्ट ट्राई आउट दिस बॉय। तभी तो बॉय था, चालबाज। नहीं, जलवा फिल्म जलवा। मैंने फर्स्ट की थी। तो लकीली क्या हुआ कि वो 6 महीने में हमने गोवा में पिक्चर कंप्लीट की, 87 में रिलीज भी हो गई, और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। नसीर को आपने स्टंट नसीर करवाया को, उसमें। हाँ। तो पहले थोड़ा बताऊं कि एक फाइट डायरेक्टर के लिए उस टाइम था कि अगर मैं एक्शन अच्छी पिक्चर मिली थी, क्योंकि मैंने जब गुल आनंद जी प्रोड्यूसर थे तो ऐसा ऑफिस कभी देखा नहीं था। तो और वो करमचंद के डायरेक्टर थे पंकज पराशर। जी। तो वो एक हाँ जलवा जी, उन्होंने तुरंत हाँ। बात बनाई, करेक्ट। तो मैंने ऐसा ऑफिस नहीं देखा, फिर वैसा डायरेक्टर भी नहीं देखा था। तो मैंने पूछा भाई एक्टर कौन है, तो मैं चाह रहा था कि उन दिनों जो धर्म जी थे या अमिताभ बच्चन जी थे, तो ऐसा कोई ब्रेक होता तो आदमी सोचता है ना ब्रेक अच्छा मिलना चाहिए। तो बोले नसीरुद्दीन शाह। तो नसीरुद्दीन शाह जो एक अलग किस्म की फिल्म करते थे, तो वो एक्शन हीरो तो थे ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैं थोड़ा मायूस हुआ कि यार फिल्म भी मिली है तो यू नो हीरो सही, हीरो। तो बट खैर फिल्म तो करनी थी, फिल्म मिली है तो छोड़ नहीं सकते, तो फिल्म की। पर वो मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया कि अगर आपने नसीर साहब से ऐसा काम करवाया है तो आप में कुछ होगा। तो हाँ, वो क्रेडिट मुझे मिल गया। बल्कि नसीर साहब का भी बहुत उसमें क्रेडिट था कि उन्होंने मेहनत की, अपने आप को चेंज किया था, बॉडी बिल्डिंग की थी, तो वो बॉडी बनाई थी, और फिर उसमें 2-3 फाइटें थी जिसमें दलीप ताहिल जी भी थे एक फाइट में। तो और टेक्निकल टीम भी बहुत अच्छी थी उस टाइम, सारे इंस्टीट्यूट के लड़के थे। अफाक हुसैन एडिटर थे, और सुनील शर्मा जी कैमरामैन। सेम टीम है करमचंद। हाँ, वही टीम है जी। तो वो क्या होता है कि वो टीम वर्क प्लस वो देखो ऊपर वाले की तकदीर थी कि मुझे ऐसे टीम में चांस मिला, क्योंकि मैं तो ना इंस्टीट्यूट का हूँ ना, मैं तो ज़मीन का मतलब मिट्टी से आया हुआ इंसान हूँ। और वो टीम अच्छी मिली, और उसके बाद मुझे याद है कि जब रिलीज़ हो गई थी तो मुझे कई बड़े बड़े डायरेक्टर जिनके साथ में डुप्लीकेट पहले या एक्शन में एज एक्शन फाइटर जाया करता था, तो वो ढूंढ रहे थे कि ये रवि दीवान कौन है, क्योंकि सबको नाम याद था कि सब जितने थे प्यार तो सब डायरेक्टर्स करते थे, क्योंकि एक डेंजरस काम करता है आदमी, तो हर इंसान को प्यार होता है उससे, हर डायरेक्टर को प्यार होता है, हर प्रोड्यूसर को प्यार होता है, मगर हर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर रवि के नाम से जानते थे। तो जब रवि दीवान नाम से पिक्चर फेमस हुई तो सब ढूंढने लग गए कि ये रवि दीवान कौन है, हालांकि सब जानकार थे। फिर उन्होंने आपको देखा, बोले अरे वो तो अरे तुम हो, तो मैंने कहा हाँ भाई। तो मतलब पर वो कैसा था, मतलब ये डेंजर जो है ना रवि जी, कितना % डेंजर था उस टाइम पे? अभी तो VFX का ज़माना है, पर वो कितना % आपकी लाइफ रिस्क था उसमें? मतलब वो 100% था। आप सोच लीजिए ना कि आपके बॉडी पे उन दिनों फायर सूट होते नहीं थे। तो अच्छा हाँ, फायर सूट नहीं होते थे। नहीं होते थे, तो वो हम क्या करते थे
वो एस्बेस्टोस का ड्रेस सीते थे। तो एस्बेस्टोस जो मटेरियल होता है वो फायर सूट होता नहीं है, वो हीट प्रूफ सूट होता है। नॉन फ्लेम इनफ्लेमेबल नहीं होता, मतलब उस पर आग नहीं लगती। आग लगती है, हाँ। आग लगाने के लिए हमको उस पे रबर सोल्यूशन और वो सब अप्लाई करना पड़ता है हाँ। और आग लगा देते हैं हम। पर वो कैसा होता है कि वो हीट प्रूफ होता है, तो हीट बचाने के लिए। लेकिन कभी कभी फेस जहाँ जहाँ हमारा हाथ खुला हो या पैर खुला हो तो जल जाता था। और वो हीट का भी एक टेम्परेचर होता है कि जितना वो बर्दाश्त करता है। अब वो हीट प्रूफ मतलब ऐसा होता है कि भाई फायर है तो आप उसके नज़दीक खड़े सकते हो, खड़े रह सकते हो। बट आप अगर उसी पर फायर लगा दें सोल्यूशन थोप के, तो फायर अच्छा दिखना चाहिए था। और फायर के लिए रिटेक नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स थे नहीं कि आप कॉपी पेस्ट कर दो वही कहीं। तो वो चीज़ें थी। और तो जब फायर लगता था तो अंदर चटके भी लगते थे। अब एक बार शॉट शुरू हो गया तो वो ख़त्म ही करना है, वो बीच में कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो retake भी नहीं है। दोबारा देना पड़ेगा आपको, करना तो है ही। तो फिर दोबारा उसी, तो हम जितना था बर्दाश्त कर लेते थे। और कई फिर होता था कि 4-6 दिन वो महसूस होता था फायर। इंश्योरेंस तो होते थे, आप प्रॉपर्ली नहीं, इंश्योरेंस उस इंश्योरेंस जमाने अभी में? तक कोशिश कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि अक्षय कुमार ने जाके हमारे पूरे एसोसिएशन का इंश्योरेंस किया है। ये अब भी 2 साल उस जमाने में हुआ नहीं है। था? अभी मतलब अगर 2 आपको साल कुछ होता तो गए, कुछ नहीं, मतलब परिवार प्रोड्यूसर कुछ नहीं। कोई प्रोड्यूसर अच्छा होता था वो दे देता था 50,000 लाख रुपया, और नहीं तो कुछ नहीं। और एक्सीडेंट रेट्स थी अच्छी खासी होती थी वहाँ पे? होते तो थे क्योंकि रिस्क था। देखो ग्लास ब्रेक करते थे हम तो कांच रियल होता था, तो आपको कांच में से कूदना है, तो एक उसमें एक्सपर्टी होती है। मगर अगर थोड़ा गलत तो हो ही जाता है। आप दिन रात एक ही काम करोगे तो कभी ना कभी तो वो आपको आके वो चूक जाएगा ना कुछ तो। एक मिस्टेक तो लाइफ में होनी है। तो वैसे कई बार मिस्टेक हो जाती थी तो लगते थे, फिर स्टिचेस आते थे, फिर कार जम्प्स, बाइक जम्प्स में हॉर्स फॉल्स किए मैंने। तो कई बार घोड़ा बहुत जानवर ऐसा है कि वो समझ जाता है कि एक बार डर रहा है या नहीं डर रहा है। हाँ? अगर पहले शॉट में वो नहीं गिरा तो आप उसको कितना भी कोशिश कर लो, फिर वो ही नोज की वो ये मुझे कुछ कोशिश कर रहा है गिराने की। हाँ। तो फिर कई बार घोड़ा पैर पे गिरा है मेरे, ऐसा हुआ है। वर्स्ट आपका क्या कौन सा एक्सीडेंट था, मतलब या तो मोस्ट डरावना या मोस्ट मेमोरेबल आपका कौन सा स्टंट रहा उस टाइम पे? मतलब मैं एज अ स्टंटमैन बहुत अच्छा था, पर मेरा मेमोरेबल क्या, आई वांट टू फॉरगेट दैट एक्सीडेंट। जो अपराधी फिल्म में जब मैं स्टंट डायरेक्टर बन चुका था, जिसमें के रविशंकर जी डायरेक्टर थे, बबलू पच्चीसिया जी प्रोड्यूसर थे और अनिल कपूर और सारे आर्टिस्ट थे। तो उसमें क्या हुआ था कि एक हमको गाड़ी की कांच, उसमें अनिल कपूर का रोल था कि वो जितने भी खून करता है वो चक्कू फेंक के करता है। तो अब वो ऐसा हमने क्लाइमैक्स मैंने ही डिज़ाइन किया था कि वो एक गाड़ी में आता है और रज़ा मुराद साहब थे वो जो विलन, तो वो फायरिंग वायरिंग में वो गाड़ी पूरी पलटी हो जाती है और वो समझते हैं सब लोग कि हीरो मर गया, और वो नज़दीक आके हंसते हैं और गाड़ी की कांच टूट के एक चक्कू आता है और वो उसको लगता है, तो उसकी डेथ सीक्वेंस थी। तो अब वो गाड़ी की कांच होती है वो टफन ग्लास होता है, वो नॉर्मली आप फेंकने से टूटता नहीं है। हाँ। तो फिर हमने बहुत दिमाग लड़ाया कि इसको कैसे करें, अब चक्कू इसमें से कैसे आना चाहिए। तो फिर मैंने ही 1 फीट का एक चक्कू बनवाया पूरे लोहे का, और उसको हमने एक बजूका गन होती है जिसमें बहुत, जब उसमें हम फायर करते बजूका गन से तो नेकेड आई से वो दिखता नहीं है। अच्छा। चक्कू इतनी स्पीड होती है, इतनी स्पीड होती है। तो हाँ। हमने बहुत स्पेशल हाई स्पीड कैमरेज मंगाए थे जो अलग अलग जगह पे प्लेस किए थे, दूर दूर प्लेस किए थे, सेफ्टी बहुत की थी मैंने। और वो जो गन वाले थे तो वो अंदर जाके
मैंने कहा भाई बैठ जाओ, तो वो गाड़ी ऐसी पलटी हुई थी और उसके अंदर वो जाके रेडी बैठे कि भाई आप बैठो चक्कू लगा के, और हम प्रिपेयर हो रहे थे बाहर, तो वो अंदर जाके बैठ गए। अब कैमरामैन ने पूछा भाई चक्कू कहाँ से आएगा रवि जी, तो मैंने कहा देखो ये स्पॉट से आएगा, उनको बता दिया था मैंने कि यहाँ से फायर करना आप अंदर से। तो शायद अंदर मैंने आज तक उनसे पूछा नहीं कि उनकी गलती क्या हो गई, मुझे लगता है कि वो आउट बैलेंस हो गए और उनका हाथ गलती से ट्रिगर पे था और वो फायर हो गया, और मैं बिल्कुल गाड़ी के बाहर खड़ा था। तो वो चक्कू इतना बड़ा वो आके कांच तोड़ के और मेरे यहाँ से घुसा है अंदर, 9 इंच अंदर चला गया। मेरे 4 इंटेस्टाइन्स को रप्चर काट के और 3 और इंटेस्टाइन्स रप्चर किए उसने। तो संडे था उस वक्त और मुकेश मिल में हमारी शूटिंग थी, तो मैंने नीचे देखा और वो चक्कू खींचा बाहर पूरा और हाथ रख दिया ताकि ब्लड फ्लो जाए नहीं। और लोगों ने कहा कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा हॉस्पिटल ले चलो सीधा। तो वो नज़दीक जो हॉस्पिटल थे, नर्सिंग होम थे उधर, तो वो बंद थे। तो फिर हम बॉम्बे हॉस्पिटल गए ट्रैवल करके, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तब तक आप पकड़े हुए? पकड़े थे। डॉक्टर ने कहा कि इसके फैमिली को बुला लो, अंधेरी रहते थे तो फैमिली आने में भी 1.5-2 घंटा लग गया वहाँ पर बॉम्बे हॉस्पिटल में। और लेकिन ऊपर वाले की माया है कि ऑपरेशन हो गया, सक्सेस हो गया। ऑपरेशन हुआ, 48 स्टिचेस आए, उन्होंने पूरा काट के, क्योंकि उसके अंदर कांच भी निकली पेट में थे, चक्कू का इन्फेक्शन लोहे का था, प्लस जो गन पाउडर उड़ा था वो, तो वो पूरा एक बार मुझे मेरा पेट पूरा साफ हो गया उस टाइम। और फिर कितनी पॉजिटिव सोच है देखिए। वो शॉट तो हुआ नहीं? शॉट हुआ ना, उसके बाद शॉट लिया हमने। वो एक्सक्यूज मी, आप ऐसे थे और शॉट लिया उसके नहीं, बाद? नहीं, वो ठीक होने के बाद। अच्छा, कभी और फिर? हाँ, फिर वो जाके उस दिन तो नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है। नहीं, उस दिन नहीं हुआ क्योंकि वो उस टाइम तो सब हॉस्पिटल आ गए, क्योंकि और क्या सवाल, सारे आर्टिस्ट, सारे लोग, तो मेरी जहाँ आग जाती थी वहाँ सारे यूनिट वाले ही बेचारे दुआ लग गई कि ये कब जाएगा, अब जाएगा, तब जाएगा, वैसा वाला हाल था। तो वो एक बहुत डेंजरस था। और एक्शन करते वक्त हुआ था एक बार हुकूमत में, मैंने हम नैनीताल में थे तब, मैं धर्म जी का काफ़ी डुप्लीकेट करता था। तो नैनीताल में एक ग्लास ब्रेक का शॉट था, कांच तोड़ के जाना था। तो अब वो तब तक हमने वो इजाद कर लिया था कि ये टफन ग्लास होता है जो गाड़ी का कांच, उसको हम एक साइड से हैमर करते हैं, सिंक होता है कि आदमी कूदता है तब वो टूटता नहीं है। अच्छा। आदमी के कूदने से नहीं टूटता अच्छा। है, लेकिन अगर कॉर्नर पे से दूसरा आदमी उसको सो के हैमर करे, हाँ, तो वो टूटता है और वो होता है। तो इन लोग जो नैनीताल में कांच लाए, तो हमको इतना, हम इतने ग्लास ब्रेक्स और काम कर चुके हैं कि हमको थोड़ा अंदाज हो जाता है कि ये टफन ग्लास नहीं है। अच्छा, अगर टफन ग्लास ना होता तो हम वो पतला, 4 आनी कांच बोलते हैं हम, वो पतला ग्लास होता है, वो रहता है तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि उसमें से कूद गए हम फुल फोर्स से। अब वो टफन ग्लास थोड़ा मोटा होता है, और ये लाए थे मोटा ग्लास, और मैंने ठोक बजा के देखा तो मैंने कहा ये टफन ग्लास नहीं लग रहा है। तब हमारे एक सीनियर फाइट डायरेक्टर थे जिनके पास मैं काम करता था, तो वो उन्होंने कहा ओए शॉट देना है तो देने, तो ड्रेस उतार, और मैं किसी और से करवा लूंगा। तो वो हमारे लिए वो ड्रेस उतारना मतलब एक इंसल्ट होता है, बिल्कुल चैलेंजिंग होता है। तो हमने कहा सर मैं शॉट तो दे देता हूँ, लेकिन सामने एक गाड़ी तैयार रखना। धर्म जी भी थे, अनिल शर्मा जी डायरेक्टर थे पिक्चर के, और उनके सामने कहा था मैंने कि नज़दीक प्रोडक्शन वाले को बोला था मैंने कि नज़दीक हॉस्पिटल कौन सा है, ड्राइवर को समझा दो, मुझे उस हॉस्पिटल में ले जाए। तो मुझे मालूम था ये कांच से, वो हैमर से टूटने वाला नहीं है, ये मुझे ही तोड़ना है, कांच बहुत मोटी है।
और एक फोर्स होता है ना कि आदमी, हम कांच में से जब फोर्स से जंप करते तो हम 6-8 फीट दूर जाके गिरते हैं, पर जाड़ी कांच होगी तो फोर्स ब्रेक हो जाता है। मतलब एक ग्लास है, उसमें इसको आपको आर पार करना है। आर पार करना है, कूदना है उसके अंदर से। अरे! तो वो जब कूदा मैं, तो वो इतना थिक था, तो जो फोर्स है, मुझे 8 फीट नॉर्मली दूर जाना था तो उतना गया ही आप नहीं। पास आ गए। तो कांच गिरी, कांच के बड़े बड़े पीसेस गिरे और उसमें मैं गिरा। तो वो वैसे ही हुआ, फिर गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल ले गए। पीठ वीठ में और पैर में जितने कांच गई थी वो निकाल के फिर स्टिचेस हो गए। देखिए आजकल के बच्चों को ये सब पता ही नहीं। ये जो आप बता रहे हो, एक्चुअली मुझको भी इतना डिटेल नहीं पता था, है ना। हम लोग पिक्चर देखते हैं कि कितना जोखिम वाला काम है रवि जी। नहीं, वो बहुत, उन दिनों जब हमारा ज़माना था, जब हम एक्शन करते थे, तो कोई भी काम मतलब सेफ नहीं होता था। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ हम ब्लो मारते हैं, जब फिस्ट मारते हैं तो हम ट्रेन होते हैं, मगर कई बार क्या होता है कि अगला ट्रेन नहीं होता, तो वो तो लग जाते। तो वो ऐसा भी हुआ है। एक पहलवान था, अब उसके साथ फाइट करनी थी किसी को, तो उसको पता नहीं था ये आर्ट, हमारा आर्ट, तो उसने तो हमारे एक स्टंटमैन को जो हाथ मारा वो उधर तो ही हमारे सबसे बड़ा तो अमित तो जी वाला है। हाँ, अमित जी वाला सबसे है। बड़ा हाँ, एग्जाम्पल देखिए अब वो बेचारे। पुनीत सर वो थे अपने ब्लैक बेल्ट। हाँ, अरे अब बाप वो रे। हम तो रोकते हैं अपना हाथ, हमको कंट्रोल होता है, हम सीख के आए होते हैं वो आर्ट कि मिस कैसे करने वो नहीं का। कर पाए ना, वो टच हो गया। वो टच हो गया। और तो ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं। तो कोई रिग्रेट्स है आपको रवि जी, आपके जीवन में कोई रिग्रेट्स हैं कि काश ऐसा होता या वैसा होता, या मैं ऐसा करता, या मैंने कुछ गलती की, ऐसे है आपके जीवन में ऐसे कोई रिग्रेट्स की? मुझे देखा जाए तो कोई रिग्रेट्स नहीं है, क्योंकि अगर देखो वो मैं नहीं करता तो, और वो काम मैं एंजॉय करता था, तो आप कभी भी जो काम को एंजॉय करते हो वो कैसे रिग्रेट हो सकता है? सही बात है। अगर आप एक्टिंग को एंजॉय करते हो तो आप एक्टिंग को रिग्रेट मतलब आप, वो बिजनेस नहीं है आपके लिए। बिल्कुल। हालांकि आप उससे पैसा कमाते हो, लेकिन बट वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी है, बट आप उसको एंजॉय करते हो, तो वो रिग्रेट कभी नहीं हो सकता। तो किसी भी चीज़ में आपके जीवन में जैसे कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि इस नेक्स्ट हमारे जो हम छोड़ के जाएंगे जिस जनरेशन को, उनको कुछ ऐसा, मतलब आपके जीवन में ऐसा कोई सीख है, मतलब जो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देना चाहते हो उनको? आपके जीवन के कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे कुछ रहे हैं? देखो, मेरे जीवन में बहुत एक्सपीरियंसेस थे, और मुझे लगता है कि जो बच्चे आना चाहते हैं, जिसके लिए ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जिन लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं, तो आज मैं जानता हूं कि जितनी ट्रेनें हर शहर से बम्बई की तरफ आती है, हर ट्रेन में 5 आदमी फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करने आता ही है। सही है। तो करीबन 100 लोग तो रोज फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने, कम से कम मतलब ज्यादा भी हो सकता है, और आते ही हैं ज्वाइन करने वेरियस फील्ड्स में। हमारे 30 अलग अलग क्राफ्ट है, कोई कैमरामैन बनने आता है, कोई एक्टिंग करने आता है, कोई प्रोडक्शन है, एडिटिंग है, कोई सब कुछ, है जी। हाँ, कोई हीरो बनने आता है, हीरो नहीं बन गया, डायरेक्टर बन जाता है, डायरेक्टर नहीं बना, फाइटर बन गया या कुछ बन गया। तो वो ज़रूरी नहीं है कि बस, मुझे क्या लगता है कि एक तो आपका शौक जिसमें हो, जैसे बचपन से मुझे मारामारी का शौक था। डिशम। हाँ, तो मैं बहुत बचपन से वो था, तो वही शौक बना मेरा। वो उस फील्ड में गया तो वहाँ पर मुझे तरक्की मिली। तो अभी कईयों का होता है कि जिसको फोटोग्राफी का शौक होता है बचपन से, अब आप फोटोग्राफर को बना दो डॉक्टर, हाँ, या तो वो रिग्रेट होता है। आपको रिग्रेट कोई रिग्रेट नहीं है उसमें? क्योंकि मुझे जो शौक था मैंने किया, और मुझे लगता है कि जिन तक आप ये बात पहुंचाना चाहते हो, सबको भी जो शौक है आपका, आप उस पर कंसंट्रेट करें, और वही चीज को लेके अगर आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि देखो, आप अगर आपका शौक होगा ना,
तो अगर 9 बजे की शिफ्ट है तो आप सुबह 6 बजे उठ जाओगे, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मुझे जाना है। हाँ, मेरा चहीता काम इज वेटिंग फॉर मी। बिल्कुल। और अगर आप ऐसे ही कोई वो- दफ्तर में जा रहे हो तो हाँ, आप दफ्तर में जा रहे हो, क्योंकि आप 9 to 5 वाला जॉब नहीं करना चाह रहे थे, हम्म, तो अब बैंक में काम करना है। अरे यार कहाँ वही आए, वो थोड़ा लेट भी हो गए तो कोई तो वो तो जो आत्मा होता- की पुकार आत्मा की वाली जो पुकार बात है तो ना। वो मुझे लगता है कि हर आदमी को जो उसका शौक हो उसी फील्ड को वो प्रोग्रेस करे, उसी में आगे जाए। और मुझे लगता है कि एक दो कामयाबी या नाकामयाबी से डरे नहीं, आप लगे रहे लंबे तक, लगे रहे। हमने कितने एक्टरों को देखा है जिनको सक्सेस 15-15 सालों के बाद मिला है। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखिए, को देख लो, हाँ। कितने साल लंबा स्ट्रगल था। अरे रवि जी, मैंने अभी OTT प्लेटफॉर्म में देखा कि एक, मुझे नाम नहीं याद आ रहा कौन से शो में, उनका 26वां नाम था और लिखा था सर्वेंट एंड नॉन क्रेडिटेड। मतलब उस टाइम पे क्योंकि सर्वेंट का रोल था, उनको क्रेडिट में भी नहीं था। अब चूंकि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, उनका नाम आया है पर नॉन क्रेडिट पे आया है। बिल्कुल। आप सोचिए, मतलब अभी वो देखते होंगे तो सोचते होंगे ये मैंने कौन सा रोल कर दिया, एक पासिंग गए होंगे कुछ, पर ये आप सही कह रहे हैं। हाँ, जैसे जलवा रिलीज हुई थी तो मेरी पहली फिल्म थी। हाँ जी। तो जो बिगिनिंग में एक 7 क्रेडिट आते हैं जी। इम्पोर्टेंट, उनमें हमेशा फाइट डायरेक्टर का नाम होता है। पर क्योंकि मैं नया था तो मेरा रोलिंग टाइटल में नाम था एंड में, तो मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला था। और मर्द फिल्म में मैंने दारा सिंह का पूरा डुप्लीकेट किया था। तो मनमोहन देसाई जी, उनके बेटे केतन जी मुझे बहुत प्यार करते थे, और थ्रू आउट दारा सिंह का डुप्लीकेट मैंने ही किया था मर्द में। तो वो रवि के नाम से जानते थे। तो ऐसा हुआ कि वो फिल्म देखने गए जलवा, मनमोहन देसाई साहब। तो वो हम तो जाके क्रेडिट भी पढ़ते हैं कि किसने क्या किया बिल्कुल, है, अपनी लाइन है। टेक्निकल टीम कौन है इसके पीछे। तो उनको एक्शन बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा यार ये एक्शन डायरेक्टर तो नाम ही नहीं था। तो मुझे फिर उनके ऑफिस से कॉल आया। तो मैं जो ऑफिस गया तो उन्होंने सोचा कुछ काम के लिए आया होगा, रवि आया होगा। तो फिर मैं 1-2 घंटा बैठा था। फिर पूछा गया मुझसे कि ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा कि भाई हाँ, मैं बुलाया किसी ने ऑफिस से इसलिए आया हूँ, ऐसे ही नहीं आया हूँ। तो बोले कि अच्छा। तो केतन जी को आया कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। तो मैं बोला रवि दीवान। बोले तुम रवि दीवान? मैंने कहा हाँ मैं। तू रवि दीवान है, वो फाइट डायरेक्टर बन गया क्या तू? रवि दीवान फाइट डायरेक्टर? मैंने कहा हाँ। तो फिर मनमोहन देसाई साहब ने कहा कि यार कमाल है, मैं तेरा ये फाइट डायरेक्टर कौन है, तो मैं रोलिंग टाइटल तक देखता रहा कि फाइट डायरेक्टर कौन है। पता ही कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है रवि जी। तो वो मतलब फिर उन्होंने मुझे एक पिक्चर दी थी, मिथुन चक्रवर्ती थे उसमें। तो वो ऐसा मतलब होता है कि देखो आज तक हम लगे हुए हैं। हाँ। और ये नहीं है कि आप धीरे धीरे, जैसे मैं जूनियर आर्टिस्ट बना, फिर तो स्टंटमैन बना, फिर असिस्टेंट बना, फिर फाइट डायरेक्टर बना। फिर जब मौका आया अच्छा, तो मैंने एक बहुत बड़ी पिक्चर डायरेक्ट की। अच्छा, कौन सी? विनाशक फिल्म थी। अच्छा, आपने डायरेक्ट किया? हाँ, वो मैंने डायरेक्ट की थी, जिसमें सुनील शेट्टी, क्योंकि सुनील की सारी पिक्चर बलवान, अंतरक्षक, भाई कृष्णा, मतलब वो तो बेचारा जब भी इंटरव्यू में मुझे क्रेडिट भी देता है कि मुझे तो हीरो मास्टर जी बोलते हैं, तो मास्टर जी ने नहीं बनाया, तो मैं तो आज तक एक्टर हूँ नहीं। तो वो जब तो वो एक हो जाता है कि रोज आप एक आर्टिस्ट के साथ काम करते हो। तो फिर उसको मैंने लेके, रवीना टंडन हीरोइन थी, डैनी साहब विलन थे। विनाशक में। ये कौन से साल में की थी? ये 98 में रिलीज हुई थी। अच्छा, ओके। तो वो फिल्म डायरेक्ट की। फिर मौका आया तो मैंने बेसिकली संजू, सुनील, अक्षय, इनकी पिक्चरें बहुत की थी उन दिनों। तो फिर प्रोड्यूसर बनने का मौका मिला। तो फिर एक फिल्म में संजय दत्त और सुनील शेट्टी को लेके, और उसमें मैंने विनोद कामली को ब्रेक दिया था।
फिर एक अभी बहुत बड़ा टीवी आर्टिस्ट बना है गौतम रोडे, हाँ, हाँ, उसको हाँ, ब्रेक दिया। अच्छा, तो वो फिल्म में प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गया। वो कौन सा, क्या नाम है उस फिल्म का? उसका फिल्म का नाम था अनर्थ। अच्छा, वो 2002 में रिलीज हुई थी। स्टोरी किसकी थी, आप ही की थी? मेरी स्टोरी अच्छा, मैं मेरी रखता हूँ, क्योंकि स्टोरी सोचने के बाद मैं लिखाता हूँ हाँ, किसी और से स्क्रीन प्ले हाँ, और आप डायलॉग। जरूर जरूर। फिर रघु भाई के साथ, रघुवीर यादव जी के साथ एक फिल्म की थी, थोड़ा मैंने सोचा कुछ अलग करूं, तो अभी वो जल्दी रिलीज होगी, रिस्क वाला इश्क। रिस्क वो वाला भी इश्क, नहीं, टाइटल प्रोड्यूसर बढ़िया। डायरेक्टर वो मैं वो हूँ। आप है। फिर मेरी माँ महाराष्ट्रियन थी, अच्छा, तो उनका कहना था कि बहुत काम, और फादर पंजाबी थे, फादर तो गुजर गए थे 85 में। तो माँ ने कहा यार तुमने बहुत काम कर लिया, बहुत नाम भी कर लिया, अब मेरे लिए एक मराठी फिल्म बना। अच्छा, आप मराठी बोलते होंगे? हाँ बोलता हूँ, मैं माँ से मराठी, तो माँ से और बहनों से मराठी में ही बात करता था। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक मराठी फिल्म, मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, और सबसे अच्छी बात थी क्योंकि माँ के लिए बनाई थी, तो उसमें एक भी एक्शन, एक लाफा भी नहीं था पिक्चर में। How sweet, तो बहुत how इमोशनल sweet। स्टोरी पिक्चर थी, अच्छा, और जिसको हमको 12 अवार्ड मिले। ये कौन सी फिल्म है? इस फिल्म का नाम था तीसा उम्बरठा मराठी में। उम्बरठा तो बहुत फेमस उम्बरठा थी वो पहले थी, हाँ, तो मुझे टाइटल हाँ, उम्बरठा ही चाहिए था। हाँ, तो उम्बरठा जब्बार पटेल साहब जी की पिक्चर थी, बिल्कुल। तो मुझे वो उम्बरठा टाइटल नहीं मिला, तो हमने लिखा तीसा उम्बरठा, तीचा, मतलब उस उसका, उसकी लड़की का उम्बरठा। उम्बरठा। उम्बरठा म्हणजे काय? उम्बरठा मतलब थ्रेशोल्ड होता है ना, जब लड़की शादी करके आती है हाँ, ससुराल हमारे है। फिल्म में थ्रेशोल्ड, हाँ, उम्बरठे का में मतलब थ्रेशोल्ड threshold। होता है कि, तो वो हम चावल का एक हो, मटकी रख के जो पैर से। तो वो एक घर में आती है। तो वो कहानी बहुत अच्छी थी, इमोशनल थी, फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी। तो वो फिल्म फिर मैंने मराठी में की, और देखो ऊपर वाले ने फिर 12 अवार्ड दिलाए उसमें। तो और मुझे एक्चुअली पूछना था, आखिरी सवाल था ये कि लेगेसी, पर आप, मुझे तो जवाब ही मिल गया। कोई ऐसी लेगेसी आप छोड़ना चाहते हैं? जैसे लोग कहते हैं मैं एक इंस्टीट्यूट बना के जाऊंगा, या मैं एक किताब लिख के जाऊंगा, या मैं कुछ खास, कुछ ऐसा है आपके दिमाग में कि ऐसा मैं इस लाइफ में ये एक चीज़ मुझे करनी है, ऐसा अभी कुछ एक है? मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, हाँ। हो सकता है जल्दी करूँ, मैं जगह देख भी रहा हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होगा मुझे बम्बई में, क्योंकि हर आदमी बम्बई में आता है, या तो फिर अभी यूपी में कर लूँगा या बम्बई में कर लूँगा, देखूँगा मैं। पर एक होता है कि एक कंप्लीट एक्टिंग इंस्टीट्यूट सबके खुले हैं, हाँ, पर उधर सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान देते हैं। तो एक कंप्लीट हीरो के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो फाइट भी जाने, डांस फाइट भी भी जाने, डांस भी हाँ। जाने, कॉमेडी भी जाने, इमोशन भी। अच्छा, तो उस तरह से, मतलब हाँ। वो कंप्लीट पैकेज अगर वो हो, तो हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, सोर्ड फाइटिंग वगैरह, जो भी हाँ, चाहिए, मतलब वो मार्शल आर्ट्स। सारा हाँ, सारा very nice। को लेके एक ऐसा इंस्टीट्यूट करना चाहता हूँ कि जिसमें हर चीज सीख के आए। कोई, किसी ने अभी तक ऐसा सोचा नहीं है या किया नहीं है कि वो एक्टर जब बाहर निकले तो कोई भी एक्टर को कुछ भी करना पड़ता है। बस आप तैयार मिले वो हाँ, एकदम मतलब पैकेट। वो आपको एक्शन हाँ। करना है तो हाँ, एक्शन में भी अच्छा है। अच्छा, आपको डांस करना है तो वो डांस में भी अच्छा है। तो बहुत वो अच्छा idea है। कंप्लीट पैकेज करके वो एक हो सकता है कि जब लगे हुए हैं अब उसमें, कि जब वो हो वो करे। आई एम वेटिंग फॉर दैट। और बहुत थैंक यू सो मच, एंड इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू रवि जी। सेम हियर। So nice.